चुनावी नतीजे सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते। नहीं, वे एक पूरे सिस्टम की कहानी कहते हैं, एक ऐसी कहानी जिसे समझना जरूरी है। तो आज हम राजनीति की ऊपरी सतह से नीचे उतरेंगे और सोनीपत के जनादेश का डेटा की नज़र से विश्लेषण करेंगे। हमारा फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स पर है जो जनता के फैसले को आकार देते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये है सोनीपत, किसानों और जवानों की मिट्टी। ये वो जमीन है जो देश का पेट भी भरती है और सरहदों की हिफाजत भी करती है। और क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, यहां परंपरा और आधुनिकता के बीच एक अजीब सी कश्मकश हमेशा चलती रहती है। यहां के सपने तो शहरी हैं, लेकिन जड़ें आज भी गांव में ही हैं। और यही वो जमीन है जहां हाल ही में एक बड़े सियासी बदलाव की कहानी लिखी गई है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़ों का उलटफेर नहीं है, ये 62,000 से ज्यादा वोटों का एक जबरदस्त स्विंग है। ये तो एक राजनीतिक भूकंप जैसा है। आखिर जनता का भरोसा इतनी तेजी से क्यों और कैसे बदल जाता है? इसका जवाब हमें डेटा की गहराइयों में ही मिलेगा। इस भूकंप को समझने के लिए पहले हमें उस जमीन को समझना होगा जहां ये आया, यानी सोनीपत की जमीनी हकीकत। यहां के लोग, उनकी रोजी रोटी, उनका सामाजिक ताना बाना, इसे समझे बिना कोई भी विश्लेषण सच कहूं तो अधूरा ही रहेगा। क्योंकि राजनीति हवा में नहीं होती, वो लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों से ही तो जन्म लेती है। सोनीपत की पहचान की कई परतें हैं। ये एक कृषि प्रधान इलाका है जहां जाट समुदाय का गहरा असर है। वहीं लगभग 18.6% आबादी अनुसूचित जाति की है, जो अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक ताकत है। एनसीआर में होने की वजह से विकास की उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन खेती किसानी से जुड़े मुद्दे भी उतने ही गहरे हैं। और यही वो विरोधाभास है जो सोनीपत की राजनीति को इतना दिलचस्प और जटिल बना देता है। तो लोगों की असली चिंता क्या है? देखिए, ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये जमीन पर शासन का असली रिपोर्ट कार्ड है। लिस्ट में सबसे ऊपर है युवाओं की बेरोजगारी और पानी सफाई की दिक्कत। ये साफ दिखाता है कि बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा लोगों के लिए उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मायने रखती है। और जब इन बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो नाराजगी बढ़ती है। तो चलिए अब सीधा 2024 के फैसले के आंकड़ों पर आते हैं। यहीं से हमें उस बदलाव की कहानी के असली सुराग मिलने शुरू होंगे। कभी कभी आंकड़े खुद अपनी कहानी कह देते हैं, बस उन्हें सुनने वाला चाहिए। यहां देखिए, कुल वोटर्स में से सिर्फ 60.9% ने वोट डाला। इसका सीधा मतलब है कि 10 में से लगभग 4 लोग वोट देने ही नहीं आए। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। इस चुनाव में बीजेपी को 58.59% वोट मिले और कांग्रेस को 38.13%। और ये जो 29,627 वोटों का अंतर है, ये एक बहुत साफ जनादेश की तरफ इशारा करता है। अब जरा इस बदलाव के पैमाने को समझिए। 2019 में जहां कांग्रेस का वोट शेयर करीब 60% था, वो 2024 में लुढ़ककर सीधा 38% पर आ गया। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 35% से उछलकर लगभग 59% हो गया। ये 20 पॉइंट से ज्यादा का एक बहुत बड़ा स्विंग है, जो किसी भी पार्टी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। तो सवाल फिर वही है, इस राजनीतिक भूकंप की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ एक उम्मीदवार की हार थी, या इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरे सिस्टमिक कारण थे? जवाब ढूंढने के लिए हमें डेटा की परतों को और छीलना होगा। हमारा विश्लेषण 3 बड़े प्रणालीगत कारणों की तरफ इशारा करता है। पहला, विश्वास का संकट। दूसरा, सामाजिक गठबंधनों का टूटना और फिर से बनना। और तीसरा, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में नाकामी। ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की विफलता का संकेत है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, विश्वास के संकट की एक बड़ी वजह उम्मीदवार की अपनी छवि थी। पूर्व विधायक के तौर पर उनकी पहचान तो थी, लेकिन अवैध खनन मामले में ईडी की जांच ने उनकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। जब किसी नेता पर ऐसे आरोप लगते हैं तो ये सिर्फ उनकी छवि का सवाल नहीं रहता। हमारे संविधान की बुनियाद हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान पर टिकी है, और सार्वजनिक जीवन में जब भरोसे की बात आती है तो पारदर्शिता और जिम्मेदारी और भी जरूरी हो जाती है। असल में 2024 का ये नतीजा कोई अनोखी बात नहीं है। ये सोनीपत की सियासी मिट्टी में बसी अस्थिरता की एक और मिसाल है। अगर हम पिछले 7 चुनावों के आंकड़ों को देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। वोट शेयर में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखिए। 1996 में कांग्रेस का वोट सिर्फ 6.5% था, जो 2019 में बढ़कर करीब 60% हो गया, और फिर 2024 में गिरकर 38% पर आ गया।
बीजेपी का भी यही हाल है। मार्जिन भी कभी कुछ हजार वोटों का रहा तो कभी 30,000 से भी ज्यादा का। ये आंकड़े चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं, सोनीपत का वोटर किसी का बंधुआ नहीं है। तो इस पूरे इतिहास से सबक क्या मिलता है? एक सीधा और सच्चा सबक कि वफादारी कोई परमानेंट चीज नहीं होती। इसे हर चुनाव में बार बार मेहनत से कमाना पड़ता है। सोनीपत एक बहुत जागरूक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ के लोग काम के आधार पर फैसला करते हैं। यहाँ कोई भी सीट किसी की जागीर नहीं है, और ये हर पार्टी के लिए एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। तो ठीक है, हमने मर्ज को तो समझ लिया। अब बात करते हैं इलाज की। खोया हुआ भरोसा और राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए एक साफ एक्शन लेने लायक प्लान क्या हो सकता है? हम इसे एक 4 मोर्चों वाली रणनीति के तौर पर देखते हैं। इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ चुनाव के वक्त जागने से काम नहीं चलेगा। 4 मोर्चों पर एक साथ लगातार काम करना होगा। चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने का मोर्चा, और आखिर में रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये चारों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। संक्षेप में समझिए, चुनावी मोर्चे का मतलब है जाट और अनुसूचित जाति के वोटरों के बीच गली मोहल्ले के स्तर पर जाकर फिर से रिश्ता बनाना। संगठनात्मक मोर्चे का काम है बूथ लेवल पर पार्टी की मशीनरी को फिर से खड़ा करना। नैरेटिव का मतलब है बड़े बड़े नारों को छोड़कर स्थानीय विकास पर एक सीधी और असरदार बात करना। और रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कम खर्च में डिजिटल तरीकों से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। और कहानी का यानी नैरेटिव का दिल ये होना चाहिए, एक सीधा सा सवाल, आपको विकास का वादा किया गया था, चलिए बात करते हैं कि जमीन पर हकीकत क्या है। ये संदेश बड़े बड़े दामों और सोनीपत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच का फासला दिखाता है। ये अधूरे वादों पर जवाबदेही मांगता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वोटरों की शिकायतों का डेटा सिर्फ चुनाव जीतने का हथियार नहीं है। नहीं, ये आने वाले वक्त में शासन के एजेंडे का पहला ड्राफ्ट होना चाहिए। यहीं पर वादे और शासन के बीच भरोसे का पुल बनता है। जब लोग कहते हैं कि वो युवा बेरोजगारी से परेशान हैं या पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे होते। वो असल में आपको बता रहे होते हैं कि सरकार का एजेंडा क्या होना चाहिए। भरोसेमंद राजनीति वही है जहां लोगों की बताई समस्याओं और सरकार की नीतियों के बीच एक सीधी लाइन हो। यही असली जवाबदेही है। और हाँ, जब हम डिजिटल माध्यमों और डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो एक बुनियादी सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए, हर नागरिक की गरिमा का सम्मान। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत किसी भी नागरिक से जुड़ने का आधार उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति ही हो सकती है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं, ये भरोसे की बुनियाद है। तो आखिरी सवाल पर आते हैं। इन सब के बाद लोगों का भरोसा वापस जीतने का रास्ता क्या है? ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये साफ है। ये किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत से ही तय होगा। इस रास्ते पर 3 अहम पड़ाव हैं। पहला, जवाबदेही, यानी अपनी कमियों को मानना और उन्हें दूर करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करना। दूसरा, विजिबिलिटी, यानी सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि साल के 365 दिन लोगों के बीच रहना, उनके सुख दुख का हिस्सा बनना। और तीसरा है अनुशासन, यानी डेटा और ट्रेनिंग के आधार पर एक ऐसा मजबूत संगठन बनाना जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे। और अंत में सोनीपत का जनादेश एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। यहाँ के लोग बदलाव से डरते नहीं, वो उन्हें मौका देने को तैयार हैं जो मेहनत और ईमानदारी से उनका भरोसा जीतते हैं। असली चुनौती चुनाव जीतना नहीं है, असली चुनौती उस भरोसे के काबिल बनना है।